अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त अब तर सूरत हाल है। आपको पता है कल सारा दिन आप फॉलो करते रहे होंगे कि जो क्लाउड बर्स्ट से फ्लैश फ्लड आया खैबर पख्तूनख्वा में, उसने गांव के गांव, बस्तियां की बस्तियां उजाड़ दी। हर चीज़ तिनके की तरह बहती चली गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों के मनाजिर हैं जहाँ पर इतनी तेज़ी से पानी बहा कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को साथ बहा ले गया। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, दुकानें, घर, गाड़ियाँ, हर चीज़, ये देखें, हर चीज़ बहती चली गई और छत तक पानी आया हुआ है। यहाँ पर रोक ही नहीं सकता कोई, इतने तेज़ बहाव को कैसे रोकेगा। अब ये जो सारा का सारा मामला है, ख़ास तौर पे कल से आज तक जो बना है, अभी तक की इतलात के मुताबिक 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके नतीजे में कई अफराद लापता हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम इस वक्त जारी है, लेकिन उसमें भी बड़ी दुश्वारियां हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पानी है, इतनी मुश्किलात हैं, पानी खड़ा है। ऑब्वियसली जब इस तरह के फिनोमेनाज होते हैं तो सतह समंदर भी बढ़ जाती है। ये पानी ड्रेन कैसे होगा, कुछ एरिया से हो भी नहीं सकता। एक मसला, ख़ासकर बुनेर में इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं है। हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि जो मौसमियाती तब्दीली है, इसने मुल्क में तो असरात, अपने जो शिद्दत है, जो नुकसानात हैं वो दिखाए हैं, लेकिन आप अगर दुनिया का जायज़ा लें तो मुख्तलिफ ममालिक को ये चीज़ हिट कर रही है और बड़ी बुरी तरह से फिनोमेना अफेक्ट कर रहा है। ख़ासकर तहकीकदान ये कहते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो एशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही दिनों में देख लीजिए आप, सेंट्रल एशिया के ममालिक हों, साउथ ईस्ट एशिया हो या साउथ एशिया हो, पड़ोसी मुल्क भारत से शुरू करते हैं, जहाँ पर ये भी मनाज़िर दिखाइएगा जी। उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ और खौफनाक मनाजिर, वहाँ पर भी इतनी तबाही आई, लोग बह गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया, जानी नुकसान जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, इकनॉमिक लॉसेस, हर तरह से तबाही। फिर मकबूजा कश्मीर में, चीन में, ताइवान में अभी एज वी स्पीकिंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जिसके नतीजे में शदीद तबाही एक्सपेक्ट की जा रही है और कुछ हो भी चुकी है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब पूरी दुनिया इससे मुतासर है, ख़ासकर ये जो खित्ता है जिसमें पाकिस्तान बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात भी अपने नेबर से इंजॉय करता है, फिर चीन के साथ, बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं एशिया के, उनके साथ हाल ही में जो उनके ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, वो बड़े एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। पाकिस्तान एक असर व रसूख इंजॉय करना शुरू हो गया है, अहमियत का हामिल हो गया है। तो ये जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त क्लाइमेट चेंज का, और सबको मुतासिर कर रहा है इस खित्ते में खुसूसन, क्या इसके ऊपर पाकिस्तान सबको इकट्ठा कर सकता है कि एक जॉइंट एफर्ट की जाए ताकि ये लॉसेस को मिटिगेट किया जा सके? यार हों इसके बारे में, इससे गुफ्तगू अपनी शुरू करते हैं एंड ऑफ कोर्स दीगर इसके जो ज़ाविये हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। हमें ज्वाइन करें आज पैनल के ऊपर एजाज सैयद साहब, मज़हर अब्बास साहब, फ़खर दुरानी साहब, और ख़ुसूसी तौर पर हमने दावत दी है ज़ैनब नईम साहिबा हैं। वैसे तो SDPI से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली के सब्जेक्ट के ऊपर आप ख़ुसूसी तौर पर उबूर रखती हैं और इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करती हैं, ख़ासकर इस मुतालिक जो पॉलिसीज़ बननी चाहिए उसके ऊपर। तो ज़ैनब, आपसे ही शुरू करते हैं। ये तो हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे कि पाकिस्तान ख़ित्ते में क्या कर सकता है, लोगों को किस तरह से इकट्ठा कर सकता है आपके ख्याल में। लेकिन पहले मुझे ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है, उस सिलसिले में आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या पॉलिसी वाइज इस तरह के स्टेप्स हो सकते हैं कि हम मज़ीद मुस्तैद और तैयार हों, अब जब हमें पता है कि ये फिनोमिना इज़ गोइंग टू बी अ रेगुलर? जी, सबसे पहली बात, जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं, बिल्कुल वो गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो कर सकती है वो कर रही है। और ये सूरत हाल ऐसी है कि ये चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे गिलगित में हो, कश्मीर में हो, पंजाब में हो, या सिंध में हो, या बलोचिस्तान में, कोई भी गवर्नमेंट इस वक्त बेबस होती है जब डिजास्टर आ चुका होता है। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू या रिलीफ ऑपरेशन ही कर सकते हैं, इसके अलावा आप उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग ये। और सेकेंडली, इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है वो आम या मामूली बारिशों की नहीं है, वो क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन है। क्लाउड बर्स्ट जो कि ट्रिगर हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए, अगर खुदा न खास्ता अगले सालों में भी, आने वाले सालों में भी, जब भी जिस साल गर्मी शदीद पड़ती है और नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, उस साल बारिशें मामूल से ज़्यादा होती हैं। ये सबसे पहला इंडिकेटर होता है इस चीज़ को असेस करने के लिए। दूसरी बात ये कि इस दफ़ा बे ऑफ बंगाल से जो मानसून का सीज़न शुरू हुआ है
वो भी बहुत जल्दी शुरू हुआ है और उसकी भी बड़ी वजह ये है कि गर्मी की वजह से नमी का तनासुब जब ज़्यादा होता है वार्म एयर में, तो वो जब टकराती है ठंडी एयर से तो एकदम बादल फटते हैं, जिसको हम देख रहे हैं। और क्लाउड बर्स्ट यानी कि 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का हो जाना चंद ही घंटों में, इसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो आपके जो साइंटिफिक रेडार्स हैं या सैटेलाइट डेटा है, वो ये तो बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा गर्म हवा का सिस्टम बन रहा है, किस समंदर की तरफ बन रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन एज इट इज क्लाउड बर्स्ट किस जगह पर होगा उसकी प्रिडिक्शन अभी तक आप नहीं कर सकते। तो ये क्लाइमेट चेंज है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जहां तक बात करिए साउथ एशिया की, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हमें बता चुका है अपनी 7वीं असेसमेंट रिपोर्ट में, 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट में, कि साउथ एशिया का खित्ता, जबकि इधर कंट्रीब्यूशन नहीं है कोई, लेकिन ये सबसे ज्यादा मुतासरा खित्तों में से एक खित्ता है। तो हमें इस अपनी वल्नरेबिलिटी का पहले से पता है, लेकिन उसके बावजूद ऑन ग्राउंड हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत कम थी। जब हमें पता था सैलाब आने वाले हैं, तो दरियाओं की सफाई, नदियों की सफाई, इलीगल इंक्रोचमेंट्स और कंस्ट्रक्शन, अभी देखिए खैबर पख्तूनख्वा के मनाजिर में देख रही और मुझे अफसोस हो रहा है कि वहाँ लोगों की बनाई हुई पूरी जिंदगी की मेहनत के घर बने हुए हैं दरियाओं के ऊपर। पूरी स्टोरीज जो है, 3 स्टोरी बिल्डिंग दरिया में ऐसे बह रही है जैसे वो कभी वहां पे था ही नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्फोर्समेंट का मसला है। फिर एक और हमें वाज़ेह बात पता लग रही है इस दफा, जिसपे पहले ध्यान नहीं था, कि पहाड़ों से जो सैलाबी रेले नीचे आ रहे हैं उसमें गारा, बड़े बड़े पत्थर और बर्फ नीचे आ रही है और दरख्त बहुत कम है। इसका मतलब है कि पहाड़ों पे दरख्त है ही नहीं, तो सैलाबी रेलों को रोकने के लिए बैरियर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, व्हिच इज एक्सट्रीमली डेंजरस। अच्छा ज़ैनब, ये बताइएगा, जैसे अभी आप बात भी कर रही थी कि ये जो खित्ता है हमारा, साउथ ईस्ट एशिया कहें, साउथ एशिया कहें या एशिया इन जनरल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा असरात और सबसे ज़्यादा वनरेबल है मौसमियाती तब्दीली के लिए। किस तरह से इकट्ठा मिलकर हम इस चीज़ को कर्ब कर सकते हैं? ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ पे इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज हैं लोगों के, मुल्कों के पास, तो हम उसको किस तरह से बरूए कार ला सकते हैं आपके ख्याल में, या इस तरह का पहले कोई फोरम मौजूद है? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त है डिप्लोमेसी। पाकिस्तान की खित्ते में डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, जिसमें आपको बाकी ममालिक जो आपके साथ बात करने को तैयार हैं उनके साथ क्लाइमेट के एजेंडे को सबसे टॉप पर रखा जाए, क्योंकि आपकी अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट साउथ एशिया में इसी के साथ लिंक्ड है। सबसे पहला फैक्टर यही है, क्लाइमेट आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी की पूरी तबाह कर सकता है और कर रहा है, हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले पानी, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट अडेप्टेशन, कम्युनिटी रेजिलियंस, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे आपको साउथ एशिया में ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी को इजीली आप कर सकते हैं, करने की जरूरत है। मिलके इस पे बात करें। आपके कुछ फोरम्स हैं जो कि लिमिटेड काम कर रहे हैं, जिसमें पहाड़ों पे कुछ फोरम बने हुए हैं, लिमिटेड काम चल रहा है, लेकिन कोई प्रॉपर फोरम अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो एग्जिस्टिंग फोरम है, आप एससीओ को लेवरेज कर सकते हैं इस चीज के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। लेकिन बात ये कि जब तक आपका ऑन ग्राउंड होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, आपके मुल्क में आपकी तैयारी सही नहीं होती, तब तक डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, आप समझते हैं कि उतनी सीरियसनेस हुकूमत है पॉलिसी साजी को लेकर? हम हमेशा रिएक्ट करते हैं, हम कभी एक्ट नहीं करते। हम इंतज़ार करते हैं तबाही का, और उसके बाद हम ये मामला तय करते हैं कि जी हाँ, मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट भी होने चाहिए। अर्थक्वेक की मिसाल ले लें आप, जब पूरी तबाही मच गई, जब लाखों लोग मर गए, उसके बाद आज भी एजाज़ भी वहीं मौजूद हैं, अपना फ़ख्र भी मौजूद हैं। मुझे बताएं कोई बिल्डिंग, और वहाँ ये तय हुआ था कि इस्लामाबाद, क्योंकि एक इस्लामाबाद बड़े डेंजरस जोन में है, और अगर फिर दोबारा अर्थक्वेक आया, कोई एक बिल्डिंग ऐसी नहीं है इस्लामाबाद की जो इस लिहाज से बनाई गई हो कि वो उस बेल्ट के ऊपर आज भी बिल्डिंगें बन रही हैं, उसी बेल्ट पे जिसमें मना किया गया था। उसमें कराची ले लें आप, कराची सबसे खौफनाक सूरत हाल कराची की बन सकती है, क्योंकि कराची सतह समंदर से नीचे है, और कोई भी एक इस तरह की तबाही जो है वो कराची में बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, हम प्रीएम्प्ट नहीं करते। अब ये जिस तरह अभी ज़ैनब बात कर रही थी कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल जो है, आज भी दरिया के किनारे मकानात बनाने की इजाज़त दी जाती है, मकानात बनाते हैं लोग, मना नहीं किया जाता, शिफ्ट नहीं किया जाता, ये नहीं किया जाता। आपको पता था कि मौसमियाती तब्दीलियों से क्या तबाही आ सकती है, आपने उसकी तैयारी नहीं की। हम सिर्फ पेपर वर्क करते हैं, पेपर वर्क हमारा बड़ा शानदार होता है, आप देख लें, उसमें ग्राउंड पे कुछ नहीं होता।
मैंने मिसाल ही दी, आप मुख्तलिफ, आप ये बलूचिस्तान में ये अपना खैबर पख्तूनख्वा में जो तबाही आई है, जाहिर है बहुत बड़ी तबाही होती है, कोई रोक नहीं सकता। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जब तबाही होती है, हम बहुत से एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये अब तो एक हकीकत लग रही है कि कोई भी मुल्क अकेला इससे नहीं लड़ सकता, और पाकिस्तान जैसे महदूद वसाइल वाला मुल्क तो बिल्कुल नहीं। इसमें हम किस तरह से इंगेज कर सकते हैं बाकी ममालिक को? आपके ख्याल में क्या तजावीज़ है और क्या हम वो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं? देखिए अलीना, सबसे पहले तो ये कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज से। क्या हमने जो अवेयरनेस की बात करें, हमें बताएं अवेयरनेस कहाँ है, किस लेवल पर अवेयरनेस? ये बात तो की जाती है कि ये अवेयरनेस फैलाने में बड़ा रोल प्ले किया। क्या रोल प्ले किया? कोई 4 मिसालें बता दें आप कि लोगों में ये अवेयरनेस हो। किसी जगह आप चली जाएं आप, कि लोगों को पता भी हो मौसमियाती तब्दीली, वो तो एक नॉर्मल वेदर के तौर पे उसको लेते हैं कि जी हाँ बारिशें ज़्यादा हो गई, यहाँ सैलाबी सूरत हाल हो गई। वो क्लाइमेट चेंज को जो है लोगों का शऊर बेदार करने के लिए हमने कोई काम नहीं किया है। वरना ग्राउंड पे आपको सिचुएशन, तो हमारे यहाँ जो सिविक, जैसे देखें जो सिविक आपके हैं इमरजेंसी, आप फायर ब्रिगेड ले लें, आप दीगर रेस्क्यू ऑपरेशंस ले लें, आप रेस्क्यू की तैयारियां क्या हैं आपकी उसको ले लें। इस वक्त चारों सूबों में इस वक्त अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह ये तबाही आ सकती है, लेकिन हम तैयार नहीं हैं, ना हमने इसकी कोई प्रिपरेशन की है, ना इस तरह, क्योंकि हमारी ये अप्रोच ही नहीं है, हमारी ये डिबेट ही नहीं है कि क्लाइमेट जो चेंज है वो कितनी बड़ी। दुनिया से आप बिल्कुल इंटरेक्ट करें और करना चाहिए, और लेकिन सबसे पहले मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके बारे में कि मैं खुद उससे आगाह हूँ या नहीं हूँ, मैं शऊरी तौर पे उससे आगाह हूँ या नहीं। इसमें हम बहुत पीछे हैं। यह हम नुक्ता साहब जो आप उठा रहे हैं, एजाज बताइएगा क्या वाकई ऐसा सिचुएशन है? क्योंकि हमने देखा है हुकूमत दावे तो बहुत ज़्यादा करती है, कहती है कि जी हमने ना सिर्फ इसके लिए इकोनॉमिकली रिजर्व्स रखे हैं बल्कि हम आगाही के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे मदद साहब कह रहे हैं, क्या ये हकाइक से बिल्कुल मुख्तलिफ है? पाकिस्तान क्या काम कर रहा है इस वक्त क्लाइमेट डिप्लोमेसी के लिए, और क्या वो काफ़ी है? मेरे ख्याल में मदद साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, मैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका और पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमिश्नर और ब्रिटिश हाई कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने तो उतनी तवज्जो नहीं ली, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में अवेयरनेस के लिए और जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग करवाई है, ताकि क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दी जाए। नंबर 1, जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी की आपने बात की, उस पर मैं 2-3 बातें अर्ज करूं कि देखिए, एक वक्त था 2002 में जब मुशर्रफ की पाकिस्तान में हुकूमत थी, 2001 में गुजरात में एक अर्थक्वेक आया था। तो गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने एट दैट टाइम एक जहाज भेजा था जिसमें जो इलाके के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हुए थे, भारतीय लोगों की मदद के लिए एक जहाज भेजा था इमदादी एशिया के साथ। फिर 2005 जब आया पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया, तो हिंदुस्तान ने भी इसी तरह की एक ऑफर की थी। एक टाइम था दोनों मुल्कों के दरमियान हर तरह का तावन हो रहा था और उसमें क्लाइमेट चेंज भी था। अब सूरत हाल ये है कि जब ये मौजूदा गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान में पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज, उन्होंने स्मोग के मामले पर, क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू है, भारतीय सूबा पंजाब को एक दावत दी कि हम मिल बैठते हैं और स्मोग के मामले को मिल बैठकर हल करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है पंजाब जो है ये लिमिटेड पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का खिता एक है पंजाब, तो दोनों अगर मिल बैठते तो पंजाब नहीं मिलना था, पाकिस्तान और भारत में भी मिलना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने इंस्टेड के जवाब वो मरियम नवाज का एक मुस्बत देते, लेकिन वो जवाब वहां से मुस्बत अंदाज में नहीं आया। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान और भारत जो कि खिते में आप देखिए सबसे अहम ममालिक है, इनको क्लाइमेट के मौजू के ऊपर एक दूसरे के करीब आना होगा। देखिए जो हिमालय है, हिमालय के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उसमें सबसे अहम पाकिस्तान जो इफेक्ट होता है, हिमालय अगर नाराज हो जाए तो पाकिस्तान इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, फिर भारत इफेक्ट होता है,
चीन इफेक्ट होता है क्योंकि हिमालयन टच कर रहा है, नेपाल इफेक्ट होता है, भूटान इफेक्ट होता है, और अफगानिस्तान भी इफेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में हमारे इख्तिलाफी मौजूद बहुत सारे हैं, लेकिन क्लाइमेट एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर हम एक कुर्सी पर बैठ सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट की जो डैमेज है वो पाकिस्तान को भी उतनी ही होगी, हिंदुस्तान को भी उतनी होगी और बाकी ममालिक को भी इतनी होगी। मेरे ख्याल में अभी तक क्लाइमेट डिप्लोमेसी के ऊपर काम नहीं किया गया। अच्छा। और ये जो डिप्लोमेसी है ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी होगी, ये हार्ड रवायती जो डिप्लोमेसी है, आप डिप्लोमेटिक चैनल के ऊपर बात करते हैं उससे नहीं चलेगा, ये आपको सॉफ्ट चेहरे आगे लेके आना पड़ेंगे जो हिंदुस्तान को कबूल है और हिंदुस्तान के वो चेहरे जो पाकिस्तान को कबूल है, उससे बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान का जो अभी हाल में अहमियत बढ़ी है सिफारती तौर पर, आपके ख्याल में ये कितनी अहम हो सकती है इस इशू के लिए? देखिए, पाकिस्तान की जो अहमियत बढ़ी है वो तो भारत की जिद है। भारत तो नहीं चाहता कि ये अहमियत इतनी ज्यादा बढ़े और भारत की अहमियत कम हो, लेकिन एक पॉजिटिव चीज आज भी डेवलपमेंट हुई वो ये है कि आपको जानकर ये अभी ताजा खबर आई है कि जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत जा रहे हैं, अब वो भारत का विजिट कर रहे हैं, उनका विजिट शेड्यूल हो गया अगले 2-3 दिनों में। और उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का ट्राइलैटरल हो रहा है काबुल में 20 तारीख को, और 21 तारीख को चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर वो पाकिस्तान में भी आएंगे। तो चीन जो है रवायती तौर पे बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करता रहा है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात शुरू करे और तिजारत भी खोले। तो मेरा ये ख्याल है कि अगेन इसमें कोई रोल अगर प्ले करता हुआ मुझे नजर आता है पाकिस्तान की तरफ से और हिंदुस्तान की तरफ से, मुझे इनिशिएटिव होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अगर कोई इनिशिएटिव लेता हुआ नजर आ रहा है वो चीन ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल चीन है। चीन ने आप देखिए 2 बड़े ट्राइलैटरल शुरू किए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, और मुझे लगता है कि शायद ये ट्राइलैटरल, तीसरा ट्राइलैटरल वो भारत के साथ होगा क्लाइमेट की। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मजीद बात करते हैं इसके ऊपर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फखर दुरानी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? प्रिया अलीना, देखें इसके 2 पहलू हैं, एक तो मकामी हमारे लोकल सतह पे और दूसरा रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी डिप्लोमेसी के हवाले से है। पहले अगर हम मकामी सतह के ऊपर देख लें तो जो क्लाइमेट चेंज के ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हो रहा, 2022 का फ्लड्स देख लें, उसके बाद भी बार बार ये इस तरह के जो है ये हालात पैदा हो रहे हैं, तो उसके बावजूद भी 3-4 साल गुजर गए। हमारे जो है वो मकामी सूरत हाल ये है कि दिगरगू है, कोई तैयारी नहीं होती, कोई प्रिपरेशन नहीं है इस तरह की कुदरती आफात से निपटने के लिए। और उसके साथ साथ देखा जाए तो पाकिस्तान ने ये क्लाइमेट जो डिप्लोमेसी के हवाले से इफ़ेक्टिवली आवाज़ भी उठाई है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने नहीं उठाई। जो लॉस एंड डैमेज जो फ़ंड कायम किया गया था उसमें पाकिस्तान का एक भरपूर किरदार था, और पाकिस्तान ने ही इसके हवाले से आवाज़ उठाई थी कि हमें जो क्लाइमेट जस्टिस के लिए ये जो लॉस एंड डैमेज जो फ़ंड है वो ममालिक जो कि इससे मुतासिर हो रहे हैं उनकी कोई कंपनसेशन की जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लॉस एंड डैमेज जो फ़ंड कायम किया गया था उसके तहत कुछ शराइत थी या कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जिसमें फॉरेस्ट जो कवर के हवाले से है। पाकिस्तान का अगर आप देख लें इस टाइम जो सूरत हाल है कि जो किसी भी मुल्क के लिए एक सस्टेनेबल क्लाइमेट के लिए ज़रूरत होती है वो 12 से 15 एटलीस्ट % जो है उसके रकबे का वो क्लाइमेट जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का इस टाइम 4 से 5% भी नहीं है, मुश्किल से होगा। उसी तरह जो दूसरा इसमें आ जाता है कि जो ख़ास तौर पे अर्बन जो प्लानिंग के हवाले से आप देख लें, जो 2010 का फ्लड आया था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, कमीशन बनाया गया था, और उसने तहकीकात की थी कि ये जो इतनी ज़्यादा इससे जो डैमेजेस हुए हैं फ्लड की वजह से, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। उस फ्लड कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें बाकायदा अर्बन प्लानिंग के हवाले से और जो वाटरवेज थे या पानी की गुजरगाहें हैं उसके ऊपर कैसे अर्बन प्लानिंग करके और टाउन प्लानिंग करके उन वाटरवेज के ऊपर इमारतें नहीं कायम करनी, आबादियां कायम नहीं करनी। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर कोई अमल दरामद किया गया और ना ही कोई जो है वो, जिस तरह मज़र साहब भी बात कर रहे थे
कि हम जो है वो रिएक्टिव जो रिलीफ अप्रोच के ऊपर बिलीव करते हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं होते कि पहले से कोई तैयारी नहीं करते। तो ये एक मकामी सूरत हाल के हवाले से देखा जाए तो ये सूरत हाल है कि हम ना तो उसके लिए कभी कोई इस तरह की कुदरती आफात के लिए तैयार हैं और ना ही कोई मुस्तकबिल के लिए इसकी कोई पेशबंदी कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये जो एक परमानेंट जो एक बनता जा रहा है क्लाइमेट चेंज का, उससे कैसे निपटना है। अगर रीजनल सतह पे देखा जाए और उसका इंटरनेशनल देखा जाए कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी के ज़रिए इस रीजन को इकट्ठा कर सकता है या नहीं कर सकता, तो मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान इसमें कोई कामयाब हो सकता है। देखें इस टाइम पाकिस्तान के हमसाये में दो बड़े ममालिक हैं, एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है। भारत के साथ आपकी दुश्मनी है और कोई भी पाकिस्तान इनिशिएटिव ले, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, भारत उसको हमेशा से अपोज करता है। दूसरा, अगर चाइना का देखा जाए तो चाइना की अपनी जो प्रेफरेंस है वो क्लाइमेट से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है और उसके ऊपर है, तो वो हमेशा उसको तरजीह देता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एज़ कम्पेयर टू जो आपकी जो क्लाइमेट के हवाले से इनिशिएटिव हों। तो इस हवाले से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई पॉजिटिव उसको रिजल्ट मिल सकता है। रीजन के हवाले से और देखा जाए तो सार्क का है, सार्क ऑलरेडी डेड हो चुका है, कोई उसमें दूसरे जो ममालिक हैं एक दूसरे के साथ मुलाकातें और तावन या जो सार्क के प्लेटफॉर्म से होता था वो भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ एक मैं समझता हूँ ऑप्शन बाकी है जो पाकिस्तान इसको इफ़ेक्टिवली वो कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, वो शंघाई तावन तंजीम है। उसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि एक तो क्लाइमेट के हवाले से कोई जो फ़ंड है वो एक कायम करने के हवाले से पाकिस्तान इस पर इफ़ेक्टिवली आवाज़ उठा सकता है और अपनी जो पोजीशन है उसको इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा, जिस तरह बात हो रही थी कि सॉफ्ट जो है आपकी डिप्लोमेसी जो है वो शायद वो की जा सकती है, तो उसमें अगर सॉफ्ट डिप्लोमेसी के हवाले से देखा जाए तो दो तीन ऐसी ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तान हो, भारत हो या उसके दूसरे जो ममालिक हैं जो आपके हमसाय ममालिक हैं उनके साथ, एक तो जो क्लाइमेट डाटा शेयरिंग के हवाले से एटलीस्ट ये ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं कि जो इन मुल्कों के हवाले से जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड जो उनकी जो डाटा शेयरिंग है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें, ताकि इससे एटलीस्ट अर्ली जो एक वार्निंग सिस्टम है और रीजनल लेवल के ऊपर भी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम या रीजनल वार्निंग सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ ये इस तरह का ताउन करना शुरू कर दें, तो इससे भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। बट अभी ज़ैनब ये कह रही थी ना कि हमने भी अपना होमवर्क पूरी तरह से किया नहीं है कि हम दूसरों को राग़िब कर सकें। ज़ैनब, क्या वाकई हकीकत ये है क्या जो दीगर ममालिक हैं ख़ित्ते के, उनकी भी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग हैं, अभी तक उनको क्लाइमेट चेंज का इदराक नहीं हुआ जैसे आप कह रही थी कि हमें भी उस तरह से नहीं हुआ? देखिए, जो दूसरे ममालिक हैं खित्ते के, वहाँ पे इस वक्त अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की बात करें तो बांग्लादेश GCF को, जो ग्लोबल क्लाइमेट फंड है, उसको बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, टैप कर रहा है। और बाकी नेपाल में भी माउंटेन ग्लेशियर्स पे फंडिंग बहुत अच्छी आ रही है। इंडिया का भी GCF में वो अच्छे से टैप कर पाए। पाकिस्तान के GCF में गिनती के 4 या 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस को उस तरह से टैप नहीं कर पा रहे जिस तरह से जरूरत है। अब वहाँ पे कुछ चैलेंजेस आते हैं। जो टेक्निकल कैपेसिटीज है हमारी, इन अ सेंस कि प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करना है, जहां प्रायोरिटाइज करनी है फाइनेंसिंग, वहां पे फिर उस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी कि जब फाइनेंस नहीं भी रहेगा तो उस प्रोजेक्ट को आप सस्टेन कैसे करेंगे, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, ये कुछ चीजें हैं। और फिर जैसे मजहर साहब बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ, उसको समझना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को समझ ही नहीं आती। अभी एक आध दिन पहले की बात है कि कुछ लोग कह रहे थे बारिशें तो हमेशा होती हैं, ये क्लाइमेट चेंज नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज डिनायर्स भी बहुत मौजूद हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई करें जो इस चीज में आपको हेल्प कर सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। लेकिन आपका क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 का कहता है कि आप अपना भी नेशनल क्लाइमेट चेंज फंड बनाएं, जिसमें आपके जो प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज हैं, आपके CSR के रिसोर्सेज हैं, आपका ESG फंड है, आप उसको यूटिलाइज करें। तो ये सारी चीजें जो है, ये जब हम खुद भी करें, अपने भी रिसोर्सेज यूटिलाइज करें, तभी हम इंटरनेशनल फाइनेंसिंग को जो है टैप कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम अपना डेटा इंटीग्रेशन करें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को शामिल करें। अभी आपका क्लाइमेट का सब्जेक्ट इतना स्कैटर्ड है 18वीं तरमीम के बाद के, और उन डिपार्टमेंट्स में स्कैटर्ड है जिधर पता ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के लिए कौन से मेजर जरूरी है। तो ये टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ना एट होम, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट, ताकि लोगों को समझ तो आए कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। तभी हम डिप्लोमेसी की तरफ जा सकते हैं। जब तक हमारे पास डेटा एट हैंड जो है वो मौजूद
नहीं होगा। और वैसे जो खित्ता है उसमें भी हमें थोड़ा सा बताएं कि कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है इस क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक, क्या वो भी इतना एडवांस काम कर रहे हैं, इतनी एडवांस रिसर्च कर रहे हैं और उतनी वहाँ पर अवेयरनेस है कि बाकी खित्ते का भी यही हाल है? जी, बाकी खित्ते में एडवांस रिसर्च तो नहीं, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने टैप कैसे करना है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। उनकी ये वाली डिप्लोमेसी बहुत अच्छी चल रही है जो इंटरनेशनल डोनर्स के साथ, ठीक है, डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ फाइनेंसिंग के एस्पेक्ट पे डिप्लोमेसी उनकी बहुत स्ट्रांग है। हमारी डिप्लोमेसी अभी COP27 से स्ट्रांग होना शुरू हुई है और मुझे उम्मीद है कि इस दफा भी डिप्लोमेसी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। जो हमें जरूरत है, जो टैप करने की जरूरत है, वो डिप्लोमेसी हम इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एक्टर्स के साथ अभी तक नहीं कर पाए कि पाकिस्तान वी शुड नॉट टेक अ स्टांस कि हमें पैसे चाहिए, वी शुड टेक अ स्टांस कि आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ ये तबाही हो रही है, हम इसको टैकल नहीं कर पा रहे, आपसे हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट जरूरत है, B2B एंगेजमेंट करवाएं इंटरनेशनली, वहां पे आप बायलैटरल एंगेजमेंट स्ट्रॉन्ग करें। सो एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जाने की जरूरत है, ना कि एक डायरेक्ट डिप्लोमेसी की तरफ। ऑब्वियसली आपको लोकल डेटा गैदरिंग, लोकल रिसर्च, उसके लिए सारी आपको प्लानिंग करनी होगी और पेपर पे सब कुछ लेके आना पड़ेगा। बट ज़ैनब, जाते जाते क्विकली एक चीज़ बताइएगा, कुछ अरसा पहले इस तरह की एक एफर्ट हुई भी थी हुकूमत की तरफ से, जिसका फ़खर ने भी हवाला दिया। हमने देखा दुनिया के बड़े बड़े ममालिक G7 जिसमें ख़ास तौर पे ममालिक मौजूद थे, उन्होंने प्लेजेस भी किए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 9 या 10 बिलियन के कुछ प्लेजेस हुए, लेकिन वो पूरा जो रकम थी वो वादे तो हो गए बट हमें मिली नहीं। उस चीज़ के लिए क्या हो सकता है और वो क्यों नहीं उस वक्त हो पाया कि हम उन प्लेजेस को एक्चुअल मटेरियल क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए मनी में? देखिए, हम जब जिनेवा में गए थे रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पे जहां प्लेजेस हुए थे, तो हम ये लेकर गए थे कि सैलाब आ गए, हमारा मुल्क तबाह हो गया, अब हमें फंड करें, हमें सपोर्ट करें। वहां पे हमने ये तो बताया नहीं उनको कि हमें आपसे सपोर्ट चाहिए, ना कि कंडीशनल टू लोन फाइनेंसिंग हमें नहीं जरूरत, हम पहले ही कर्जों में डूबे हुए। तो वो जो प्लेजेस हुए $10 बिलियन के, उसमें जो सिर्फ 5% ग्रांट थी, बाकी सारा लोन था। तो लोन कंडीशनल टू IMF की रिपेमेंट के साथ कंडीशनल कर दिया गया। यानी दुनिया क्लाइमेट जस्टिस के एस्पेक्ट पे आती ही नहीं है कि आप कैसे किसी मुल्क जो ऑलरेडी तबाह हो रहा है, कोविड से भी निकला है, डेवलपिंग कंट्री, आप उसको कैसे और मजीद लोन्स में दबाओगे। सो दिस वाज अ चैलेंज कि हमें उसमें से भी अभी सिर्फ 47%, 45 से 47% पैसे आए। उस 45% में से भी सिर्फ 24% एक्चुअल पैसे डिसबर्समेंट हुई प्रोजेक्ट्स में, बाकी ऑयल के फॉर्म में हमें जो है वो दिया गया। तो हमारे पास जो है क्लाइमेट के लिए स्पेंडिंग के लिए प्रॉपर फाइनेंसिंग हुई ही नहीं, वो प्लेजेस अभी तक पूरे नहीं हुए। ये 2025 जून का मैं डेटा शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बहुत ही तशवीशनाक। और आपने जो सजेशंस दी, बल्कि पूरे मुतालिक जो सजेशंस दी कि किस तरह से पाकिस्तान इस इशू को दुनिया के सामने उठा सकता है मुस्तैदी से, और कितनी ज़रूरत है इस वक्त कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी के ऊपर हम तवज्जो दें, इसके ऊपर आई होप जहाँ जहाँ हमें सुना जा रहा है हुकूमत, वो रिसर्च के लोग, वो थिंक टैंक्स जो कि काम करते हैं क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक, वो इसका नोटिस लेंगे और इसको वर्केबल, एक्शनेबल चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब, खुसूसी तौर पे हमें इस सेगमेंट के लिए ज्वाइन करने का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो फिर अपने जो रेगुलर पैनलिस्ट हैं उनसे आपके यूट्यूब पर भेजे गए सवाल करेंगे। वेलकम बैक जी। आपके भेजे गए सवाल अदलियाकारों के सामने रखते हैं। एजाज साहब, आपसे पूछा जा रहा है, कल तालिबान के काबुल पर कब्जे को 4 साल पूरे हो गए, क्या अब दुनिया तालिबान को कबूल करना शुरू हो गई है? क्योंकि पाकिस्तान, चीन, तालिबान के वज़राए ख़ारजा काबुल में इकट्ठे हो रहे हैं, जो एक बड़ी पेशरफ्त है। इसको आप कैसे देखते हैं? अलीना, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, हकीकत यही है कि तालिबान किसी वोट की बुनियाद पर नहीं, बंदूक की बुनियाद पर काबुल पर उन्होंने कब्जा किया था और इब्तिदा में दुनिया ने उन्हें कबूल नहीं किया था और अभी भी दुनिया उन्हें फार्मली कबूल नहीं कर रही। लेकिन एट द सेम टाइम जो तालिबान है उन्होंने रीजन में कनेक्टिविटी शुरू कर दी है। चीन के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात बन गए हैं, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बन गए हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में नरमी गर्मी थी उसको उन्होंने काफ़ी हद तक बेहतर किया है। जो 4 साल मुकम्मल हुए हैं, इस हवाले से पाकिस्तान में गुज़िश्ता रात अभी इस्लामाबाद में जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं सरदार शकीब ने एक ज़ोहराना दिया था। मुझे इत्तफाक हुआ उस ज़ोहराने में, तो मैं देख के हैरान रह गया अलीना कि उस ज़ोहराने में वेस्टर्न डिप्लोमेट्स भी थे, उस ज़ोहराने में चाइना के डिप्लोमेट्स भी थे,
इस खित्ते के जो बाज़ अहम ममालिक हैं उसके डिप्लोमेट्स भी थे। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही हैं। लोग कह नहीं रहे, लेकिन लोग अमली तौर पर कबूल कर रहे हैं तालिबान को। रशिया ने तालिबान को के सफ़ीर को कबूल किया, चीन ने तालिबान के सफ़ीर को कबूल किया। अब पाकिस्तान ने भी तालिबान के 4D अफेयर थे सरदार शकीब, अफगानिस्तान के साथ मायदे की रोशनी में इनको सफ़ीर के तौर पे कबूल कर लिया है। और आपको पता है कि पहली दफ़ा हो रहा है कि एक मेगा इवेंट होने जा रहा है काबुल के अंदर कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए खारजा वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तक तकरीबन बट सर इसका इम्पैक्ट, जिस तरह आपने अभी वेस्टर्न सिफारतकारों की मौजूदगी का कहा, तो आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट बरतानिया, अमरीका ख़ास तौर पर, ये जो अहम ममालिक है, यहाँ तक भी जाएगा? मेरे ख्याल में जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो चीन की एंगेजमेंट बढ़ना, क्योंकि चीन दुनिया के लिए एक बड़ी चैलेंज बन चुका है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। That's interesting. तो चीन का जो इस सारे मामले में एंगेजमेंट में इजाफा करना, ये एक एग्जांपल है। और मेरा ये ख्याल है कि चीन की वजह से, चीन की देखा देखी बाकी ममालिक भी चाहेंगे कि अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ मामलात को आगे बढ़ाएं। लेकिन टाइम ये लेगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। आगे बढ़ते हैं, मज़े से सवाल करते हैं साहब। मरियम नवाज़ का अमीन गंडापुर सैलाबी सूरत हाल में फ़ोन करने अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने फ़ोन किया है और किसी भी तरह की मदद की उन्होंने कहा है, बड़ा अच्छा जेस्चर है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि क्या ऐसी रवायात मुल्की सियासत में जो कशीदगी है उसको ख़त्म कर सकती हैं? देखिए, अच्छे जेस्चर्स होते हैं, लेकिन इसको फिर ट्रांसलेट होते हैं अगर हम, क्योंकि जिस तरह अभी हम अपने सवाल पर भी गुफ्तगू कर रहे थे क्लाइमेट के हवाले से, अगर आप को पता है कि इस वक्त जो है चारों सूबे से मुतासर हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी तबाही आई है, तो ये एक सबक है हम सब के लिए। तो क्या ही अच्छा हो कि चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो या कहीं किसी और जगह पे, चारों वज़राए आला जमा हों और चारों वज़राए आला इस कलेक्टिवली इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। पॉलिटिक्स होती रहती है, एक दूसरे पे तनकीद होती रहती है, तनकीद का मेयार भी हमारा बहुत गिरा हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप गुडविल जेस्चर को इससे आगे भी जाएं आप। यानी आप मदद के लिए, पंजाब गवर्नमेंट किस लेवल तक मदद कर सकती है, वो अपने बहुत से वॉलंटियर्स उधर भेज सकते हैं, रेस्क्यू के वो भेज सकते हैं। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि इस वक्त क्योंकि पूरी दुनिया में ये इशू है और आपके यहाँ रहा है 2022 में भी सैलाब की जो सूरत हाल रही है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी। वो चारों सूबाई बाकी सूबों के वज़राए आला को इनवाइट कर सकते हैं कि इस डिज़ास्टर सिचुएशन से कैसे निकला जाए, या मरियम नवाज़ साहिबा ख़ुद पंजाब में चारों सूबों के वज़राए आला को जमा कर सकती हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसको लेके आगे चलना चाहिए। गुडविल जेस्चर को और ज़्यादा जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहिए और ट्रांसलेट करना चाहिए कि वाकई ही इफेक्टिवली बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो सियासत से बालातर होती हैं। तो ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। फ़कत अब आपके लिए सवाल, हुकूमत ने टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए फाइनेंस बिल के तहत ये फैसला किया है कि जो बैंकिंग डेटा होगा वो FBR के साथ शेयर किया जाएगा और ज़ाहिर करदा आमदन और बैंक अकाउंट्स में फ़र्क होने पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। आपके ख़्याल में ये इक़दाम फ़ायदेमंद होगा या ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है? शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि ये जो बैंक्स हैं ये पहले भी FBR के साथ भी और स्टेट बैंक के साथ डाटा शेयर करते थे, लेकिन वो लिमिटेड पैमाने पे करते थे कि कोई अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती थी तो वो जो STRs जनरेट होती थी, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, वो सिर्फ शेयर की जाती थी इन FBR के साथ और स्टेट बैंक के साथ। अब इसको हुकूमत ने जो है उसका पैमाना बढ़ा दिया है और उसको मुकम्मल तौर पे जो बैंकिंग जो डाटा है वो FBR हासिल कर सकती है। ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये ऑलरेडी सिस्टम इन प्लेस था, लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो कोई बेहतरी नहीं आई आपकी, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हो या उसके साथ साथ जो इलिसिट जो फ्लो ऑफ मनी है उसको कंट्रोल नहीं किया गया अभी तक हुकूमत की तरफ से। तो ये इस तरह के कवानीन या इस तरह के जो रूल्स हैं उसमें तरमीम करके हुकूमत अगर इसको करना चाहती है तो ये ऑलरेडी कवानीन जो हैं ये हैं, लेकिन असल मसला जो है हमारे यहाँ जो इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है कि जब तक जो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। हमने देखा है कि ये जो बैंकिंग जो ट्रांजैक्शंस के हवाले से या जो बैंक रिकॉर्ड्स होते हैं ज़्यादातर सियासी
सियासी मकासद के लिए या इस तरह के जो मकासद होते हैं वो रियासतें उसके हवाले से उसका इस्तेमाल करती हैं। जब तक इसका पॉलिटिकल जो यूज़ है उसको छोड़ के ट्रांसपेरेंटली जो है इसका और उसका प्रॉपरली डाटा एनालिसिस करके ये किया जाएगा, इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, तो फिर तो शायद हो सकता है कि आपका जो टैक्स नेट है वो भी बढ़े और उसके साथ साथ इसका कोई फ़ायदा भी हो। लेकिन अगर इसी तरह माजी की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा, सिलेक्टिव यूज़ किया जाएगा, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके तो बैंक अकाउंट्स हैं भी नहीं, जो बैंकिंग सिस्टम में अपना जो मनी है वो डालते ही नहीं है एक मखसूस या महदूद। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत की तरफ से ये सोच भी कि शायद बैंक से ही आपके तमाम तर जो असासे हैं और तमाम तर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ही रिफ्लेक्ट होते हैं। तो वही बात है कि इसमें तो मेजॉरिटी आपके जो लोगों की है, खासतौर पे जो देही इलाकों में बड़े बड़े जमींदार हैं। एग्जैक्टली, अब तो दुनिया कैशलेस उसकी तरफ, इकोनॉमी की तरफ इसीलिए जा रही है ताकि आप अपना और इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप अपना पैसा बैंक में डालें, बैंकिंग चैनल्स में आएगा तो वो बल्कि वाइट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ हैप्पी वीकेंड। आपसे मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।